बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, भारत के भाजपा सरकार के तमाम तर हथकंडों और कोशिशों के बावजूद बांग्लादेशी एयर चीफ पहुंचे हैं पाकिस्तान और बहुत ही ज़बरदस्त मुआहदे होने जा रहे हैं दोनों ममालिक की एयरफोर्स के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान। पाकिस्तान से सुपर मशाक तैयारी खरीदने की बात हो रही है, JF-17 थंडर की खरीदारी की बात हो रही है। क्या पेशरफ्त हुई इस मुलाकात में और कितना ये जो ताउन है आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकता है, इस दौरे का अहवाल कुछ विजुअल आपके साथ शेयर करेंगे। फिर DGISPR ने धमाकाखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दुश्मनों को जो कहते हैं ना लास्ट वार्निंग वो भी दी गई है और कच्चा चट्टा भी खोला गया है फितनल खारिज का, फितनल हिंदुस्तान का। और साथ में ये वार्निंग भी दी है कि अगर मिलकर भी भारत अपनी प्रॉक्सी यानी कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर भी खुदा न खास्ता कोई जारहियत मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं 2026 में, तो उसका कैसा जवाब दिया जाएगा, उसकी भी तैयारी पाकिस्तान कर चुका है। साथ में पठानकोट में एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। हम देख रहे हैं कि भारत का वो इलाका पठानकोट जहां पे माजी में वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वहां पे एक 9 उम्र लड़के को पकड़ा गया है। एक 15 साल का लड़का था जिस पर इल्जाम यह है कि उसके राब्ते थे मारखोर के साथ। तो यानी कि एक बार फिर से मारखोर ने अंदर घुसकर मारा है। तो ये बॉलीवुड में जितनी मर्जी फिल्में बना लें आप, जितने मर्जी आप अपने जासूसों को पाकिस्तान में भेज लें, लेकिन ग्राउंड पे हम अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं और आप अपनी नाकाम कोशिशें कर रहे हैं और फिर अपने लोगों को पकड़ते हैं, अपने लोगों को आप जिम्मेदार ठहराते हैं। इससे मुतालिक कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, साथ में कुछ और कारनामे भारतीयों के जिसका हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि नाइजीरिया में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। स्मगलिंग करते हुए 31 किलो से ज़ायद मनशियात भी बरामद हुई हैं। और ईरान के हवाले से कुछ भारत का वार्निंग्स अपने शहरियों के लिए ईरान सफ़र करने से रोका जा रहा है और एक हिदायतनामा जारी किया गया है, उसमें क्या कुछ बताया गया है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले जो पैगाम दिया गया है वो तो यही कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तो दहशतगर्दी के इतने वाक़यात क्यों हो रहे हैं, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। बुनियादी वजह जो नज़र आ रही है वो ये कि एक नाकाम पॉलिसी जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, PTI गवर्नमेंट की, कि एक साजगार माहौल फराहम करना और उनकी तमाम तर इसको कहते हैं कि दहशतगर्दी के बावजूद, पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाने के बावजूद अगर आप ये डिमांड करते हैं कि TTP के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए, नरम लबो लहजा इख्तियार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ना की जाए, तो ये मेरे ख्याल में मुल्क के साथ ज्यादती होगी, अपने लोगों के साथ ज्यादती होगी। शायद उससे आपको वक्ती तौर पे कोई फ़ायदा तो पहुंच जाए, पॉलिटिकल माइलेज भी आप ले लें और दुनिया को ये बता भी दें कि हम अफ़ाम तफ़हीम से या मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट एक्सीड होती है, जब आपकी सलामती पे, खुद मुख्तारी पे और आपकी फोर्सेस पे हमला होता है, आपके निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जाता है, APS जैसे वाक़यात होते हैं और एक के बाद दूसरे वाक़यात होते हैं, तो फिर आपको सब्र का जो दामन है उसको साइड पर रखना पड़ता है और वो करना पड़ता है जो आपके ऊपर लाजिम हो जाए। आज नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते भी हैं कि 6 जनवरी है और ये एतजाज़ हसन जो पाकिस्तान का गयूर बेटा, पाकिस्तान का बहादुर सपूत है, उसकी शहादत को 12 साल हो चुके हैं। 12 साल पहले एतजाज़ हसन ने अपनी जान का नजराना पेश करके इस मुल्क के बच्चों को, इस मुल्क के दिफा को यकीनी बनाया। उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान का हर बच्चा जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसने सिचुएशन को भांपा और खुदकुश बमबार को गले से लगाया और वहीं पे धमाका हो गया, वो भी शहीद हो गया, लेकिन उसकी शहादत तो अमर हो गई। उसकी ज़िंदगी तो हमेशा, जब तक इंसान पाकिस्तान के अंदर सांस ले रहे हैं, जब तक पाकिस्तानी जिंदा है, उसकी इस कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जान को दाव पर लगाकर, अपनी जान को कुर्बान करके सैकड़ों बच्चों की जानें बचाई। और इसी तरह का जज्बा पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के हर बच्चे में है, पाकिस्तान के हर जवान में है, हर फोर्सेस के जवान में है। और इस जज्बे की वजह से ही अब तक जो तमाम तर साजिशें हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की हों या उनकी प्रॉक्सी अफगानिस्तान के उन नमक हरामों की हों जो कि पाकिस्तान में रहने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो इससे पहले कि हम उन नमक हरामों की गुफ्तगू आपको सुनाएं, DGISPR की तरफ से क्या पैगाम दिया गया है फितनल खारिज को, फितनल हिंदुस्तान को, भारत को और उसकी प्रॉक्सी अफगानिस्तान को या TTP को, जरा सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक और क्लैरिटी जो है इसी गठजोड़ की, जो हिंदुस्तान की और अफगान तालिबान की इन ख्वारिज के दरमियान जो है, वो हिंदुस्तान का सोशल मीडिया और अफगानिस्तान का सोशल मीडिया भी दे रहा है, उनका मीडिया भी दे रहा है कि हम ऐसे हैं, बिल्कुल इकट्ठे हैं।
क्योंकि इनका इस्लाम ये कहता है कि इनके साथ जाके लंबे लेट जाओ, इनके पैरों में पड़ जाओ हिंदुस्तानियों के। ये है इनका इस्लाम। ये सुनिएगा जरा, देखिएगा। India coming closer to Taliban. My enemy's enemy is my friend. समझ रहे This is हैं? real रोकिएगा, politics. वो रोकिएगा जरा। क्या कह रहा है वो हिंदुस्तान में बैठ के? वो हिंदुस्तानी क्या कह रहा है कि रियल पॉलिटिक्स ये है कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो ये गठजोड़ जो है वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। आगे सुनिएगा, ये सारे रॉ के अकाउंट हैं, किस तरह वो चला। सुनिए, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बता दें। रोकिएगा जरा। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएं कि तुम दोनों का असर क्या किया हमने। बट दिस शोज द नेक्सस, दिस शोज द मेंटेलिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हनसाजी करें अफगानिस्तान में भी, काबुल में भी। तो नाज़रीन, ये अफगानिस्तान का और भारत का जो एक अननेचुरल गठजोड़ है, ये जितने भी तिलमिला लें, जितने भी कोशिशें कर लें, जितने भी साजिशें, जितने भी जाल बुन लें पाकिस्तान के खिलाफ, इनको एक ही जवाब मिलेगा कि इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है और इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा इस दुनिया में भी, और आखिरत में जो हिसाब किताब होना है वो तो अपनी जगह मौजूद है। तो ये सारा वो जो प्लानिंग थी, वो जो गोदी मीडिया का इस्तेमाल है, वो जो भारत के और अफगानिस्तान के राब्ते हैं, यहाँ से एम्बुलेंसेस जाती हैं, उसके अंदर हथियार भेजे जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए जी हमें बड़ी इंसानियत की कदर है। और वो अफगानी जिनको बड़ी तकलीफ होती है कि जी पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा है, अपने हवाई अड्डे दे रहा है उनको, आज भारत से इमदाद लेते हुए, भारत से हथियार लेते हुए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए, ना तो आपकी गैरत जाग रही है, ना आपका सो कॉल्ड जो मज़हब की खिदमत है उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। हम तो बस इतना ही कहेंगे और होश के नाखून लीजिए, अपना नहीं तो अपने अवाम का सोच लीजिए, क्योंकि इस वक्त उनकी कमर टूट चुकी है। अफगानिस्तान के ताजरों की अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है अब तक के ट्रेड बंद होने से, लेकिन हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस डैमेज को कंट्रोल भी कर लेंगे और इसका कोई और हल भी तलाश कर लेंगे। असल जो नुकसान है वो अफगानिस्तान का और अफगानिस्तान के अवाम का हो रहा है। तो इसमें कुछ डिटेल्स भी बताई गई DHG ISPR की तरफ से नाज़रीन, और 2025 में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 5,397 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। इनमें से वो कहते हैं 71% जो है खैबर पख्तूनख्वा में हुए, 29% जो है बलूचिस्तान में, और बाकी मुल्क में ना होने के बराबर वाक़यात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3,811 और बलूचिस्तान में 1,557 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड हुए, और बाकी पूरे मुल्क में 29 वाक़यात, यानी कि जो अक्सरियत है 70% या उससे ज़्यादा के जो वाक़यात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह से DG ISPR ने इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी सरपरस्ती हासिल है। 2025 में पाकिस्तान में होने वाले ज़्यादातर दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्वस थे और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे साल मौसर कार्रवाइयाँ की हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की नहीं बल्कि पूरी कौम की जिम्मेदारी है, और 2025 में 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें से बताया गया है कि अक्सरियत जो है वो KP में हुई है। और गुज़िश्ता 5 सालों में उन्होंने नाज़रीन बताया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है, और साथ में 2025 में 1235 अफराद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहादत भी पाई है। अच्छा, साथ में उन्होंने बताया कि अक्टूबर में पाक अफगान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान को दहशतगर्दी रोकने का कहा है, लेकिन कोई पेशरफ्त इसमें नहीं हो सकी। मुज़ाकरात के दौर भी हुए, दोहा में हुए, इस्तांबुल में हुए, लेकिन इसके बावजूद उन मुज़ाकराती अदवार के अंदर भी पाकिस्तान पर दरअंदाजी का सिलसिला मुसलसल जारी रहा है, और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ TTP के ठिकानों को निशाना बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर से तशबीह दी उन्होंने और कहा है कि इस दावे को मुस्तरद किया है कि भारत का जो ये प्रोपेगेंडा है कि बाज़ हल्कों ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर से तशबीह दी,
ISPR ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर एक डिफरेंट चीज है। वो पाकिस्तान की भारत के साथ जो लड़ाई है उसको आप इसके साथ इस फितना खारिज के खिलाफ जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ आप जोड़ नहीं सकते। ये एक अलग महाज खोला गया है भारत की तरफ से, और जिसमें तालिबान जो है उनकी प्रॉक्सी का किरदार अदा करें, लेकिन पाकिस्तान दोनों महाजों पर अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन को ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है बल्कि उसको आइंदा के लिए सबक भी है कि वो इस तरह की शरारत करने से बाज रहे। साथ में DG ISPR ने कहा है कि भारत खित्ते में दहशतगर्दों को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने असलहा और माली मदद फराहम की है और सिक्योरिटी इदारों के पास इसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मार्का हक में जिल्लता में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का दाग अभी भी वो कहते हैं कि भारत के ऊपर उसी तरह से लगा हुआ है, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। ये एक और बुजदली का सबूत उन्होंने दिया। और DG ISPR ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इस हवाले से वाज़ेह पैगाम दे रखा है। और नाज़रीन, इससे पहले कि आगे बढ़े, अफगानियों का जो किरदार है वो बहुत ही शर्मनाक है। वो अफगानी जिनको पाकिस्तान ने कई सालों तक अपने मुल्क में रखा है, इज्जत दी, नाम दिया, मर्तबा दिया, आज वो उसी थाली में छेद कर रहे हैं। क्या ख्यालात हैं अफगानियों के, जरा एक मुख्तसर सा ट्रेलर देखिए। आप हमारे दुश्मन हैं, रहेंगे, लड़े हमसे, हम चीर देंगे पाकिस्तानियों की, हमारा चैलेंज है, चीर देंगे पाकिस्तानियों का। वही है, पाकिस्तानी सही लोग नहीं है, पाकिस्तान आरामी है, लोग है। इंडिया वाला है, इंडिया से और साढ़े अफगानिस्तान का दूर से फिर बात कर दो। तुम भी जीतोगे क्योंकि तुम भाई बोलते हैं, हमने दोस्त बोलते हैं। अच्छा, तुम जीतोगे। और नाज़रीन, ये जो हमारी गलत फहमी थी ना कि अफगानी हमसे बड़ा प्यार करते हैं, हमें अपना भाई समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफगानियों ने एक बार नहीं, मुतादिद बार, ये आपको याद होगा जब इंग्लैंड में होने वाले मैचेस थे उस वक्त भी और उसके बाद भी, पाकिस्तान के अंदर भी या दुनिया भर में जहाँ पे भी मैचेस होते हैं उसके अंदर जो इनकी नफरत होती है वो सिर्फ मैच की हद तक नहीं होती, अमली ज़िंदगी में भी पाकिस्तान ने खुद को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जो स्मगलिंग यहाँ से होती थी, लाइफ स्टॉक की, डॉलर्स की, इसके अलावा अजनास की, ये सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से कई सालों तक, अद्वियात भी यहाँ से आज तक जाती रही हैं, लेकिन आज उनको ये तकलीफ हो रही है कि जी पाकिस्तान से जो अद्वियात आती हैं वो जाली अद्वियात होती हैं, वो मिलावट शुदा या मिलावट ज़्यादा अद्वियात होती हैं। तो अब इनको अद्वियात भी भारत से चाहिए। तो शौक से आप अद्वियात भी लीजिए, अपने मोहब्बत की पींगे भी बढ़ाइए, लेकिन एक चीज़ से बाज रहिएगा, वो ये कि हम किसी किस्म की दरअंदाजी या दहशतगर्दी अपने मुल्क में अब आपकी तरफ से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये आपने इन अफगानियों की गुफ्तगू सुनी है और किस तरह से नफरत का इजहार कर रहे हैं। एक इंडियन के साथ गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान को गालम गलोच दी जा रही है, पाकिस्तानियों से नफरत का इजहार किया जा रहा है और इन्हें बड़ा शौक है भारतीयों के साथ मोहब्बत निभाने का। तो आप अपना शौक पूरा कर लीजिए, आपको आटे दाल का भाव बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अगली खबर है, ये कार्रवाई हुई है पठानकोट में और एक इंटेलिजेंस फेलियर जहां पे मारखोर ने अंदर घुसकर कार्रवाई की है। ये वही पठानकोट है जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ एक और दरअंदाजी की गई थी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए, और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया था अपने ही लोगों को मरवा के। खबर क्या जरा सुन लीजिए। भारतीय पुलिस ने पठानकोट से 15 साल लड़के को गिरफ्तार किया है और इल्जाम उस पर लगाया गया है कि 1 साल से ये भारत से मुतल्लिक अहम और हसास मालूमात जो है वो बैरूनी हैंडलर्स यानी कि पाकिस्तान के मारखोर को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को फराहम कर रहा था। साथ में ये मालूमात एक दुश्मन खुफिया एजेंसी को फराहम की जा रही थी और भारतीय मीडिया के अंदाजों के मुताबिक ये एजेंसी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस नेटवर्क से मुंसलिक हो सकती है। अभी हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वही रिवायती अंदाज के बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया उन्होंने और भारतीय दाखिली सलामती और सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी पर सवालात खड़े कर दिए हैं कि कम उम्री में इस नौयत की सरगर्मी पर भारतीय इदारों की निगरानी पर भी तनकीद का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है भारतीय इदारों को। और भारतीय इंटेलिजेंस इदारे वो क्या कर रहे हैं, रॉ के सत्तू पीकर सो रही है या उसका काम सिर्फ और सिर्फ निहत्ते अकलियतों के ऊपर जुल्म और सितम करना है, मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जो खालिस्तान की तहरीक जारी रखे हुए सिख हैं और उनको निशाना बनाना है। तो रॉ जो है वो सिर्फ बॉलीवुड के अंदर ही आपको कुछ काम करती हुई दिखाई देती है, अमली ज़िंदगी में इनके बस की बात नहीं है कि ये मारखोर के खिलाफ को कार्रवाई कर सकें। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अब आते हैं उस बड़ी खबर की तरफ। एक अहम दौरा, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के एयर चीफ पहुंचे हैं पाकिस्तान और उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी हुआ है। बांग्लादेश के एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात पाक फिजा के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से हुई है और इस मुलाकात में ऑपरेशनल ताउन और इदारा जाती हम आहंगी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। और इसका जो मरकज़ था दोनों की मुलाकात का
वो तरबियत थी, सलाहियत साजी थी, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन को आगे बढ़ाना था। बांग्लादेश एयर चीफ का गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और पाक फिजा के सरबरा ने पीएफ के हालिया पेशरफ से उन्हें आगाह भी किया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश एयरफोर्स की बुनियादी एडवांस फ्लाइंग तक मुकम्मल तरबियती फ्रेमवर्क जो है उसे मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा भी किया है। पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। बांग्लादेशी एयरफोर्स को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में पीएफ इदारों में कराने की पेशकश भी की गई है और सुपर मुशाक ट्रेनर तैयारों की तेज तर फराहमी और तवील मुद्दती सपोर्ट की यकीन दहानी भी उन्हें करवाई गई है। साथ में बांग्लादेशी एयर चीफ ने पीएफ के जंगी रिकॉर्ड को सराहा और उन्होंने ऑपरेशनल तज्जिए से फायदा उठाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ताउन दोनों ममालिक के दरमियान मजीद इसमें पेशरफ्त होगी, तेज तर होगी और एयर डिफेंस रेडार सिस्टम के इंतजाम पर भी बातचीत हुई है ताकि फिजाई निगरानी बेहतर बनाई जा सके। साथ में JF-17 थंडर जो है उनकी मुमकिन खरीदारी पर भी तफसीली मुज़ाकरात किए गए हैं और अब लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ये डील जो है वो बहुत जल्द होने जा रही है। बांग्लादेशी वफ़द ने पीएफ की अहम तंजीबात का दौरा किया इस मौके पर और इस दौरे में नेशनल ISR एंड इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन सेंटर शामिल था। साबिक कमांड और नेशनल एरोस्पेस पीएफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी मुआयना किया गया। वफ़द ने ISR, साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बगैर पायलट निज़ामों की सलाहियतों का मुशाहिदा किया, जबकि ये जो दौरा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की मजबूत तारीखी ताल्लुकात का आकाश है। दोनों ममालिक ने दिफाई ताउन गहरा करने और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अज़्म का इजहार भी किया है। तो आप जितने मर्जी कोशिशें कर लीजिए, ना तो आप अपनी मर्जी की शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को दोबारा ला सकते हैं, आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लीजिए। आपको तकलीफ थी मुस्तफिजुर रहमान के शाहरुख खान की टीम में शामिल होने पर, आपने उसको तो निकलवा दिया, लेकिन आपको इस पे अंबानी की टीम में जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेटर शामिल है, उस पर तकलीफ नहीं होती क्योंकि आसान टारगेट आपका शाहरुख खान है। तो उस पर अपनी नफरत का इजहार आप जितना मर्जी कर लीजिए, आपकी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो ताल्लुक है वो पहले से ज़्यादा मौसर हो रहा है। उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें टर्की भी शामिल है और जो सेलगोरी कॉरिडोर है वो अनकरीब आपके हाथ से निकलने जा रहा है। साथ में नाज़रीन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान जो है उसके हालात डेलिब्रेटली ख़राब किए जा रहे थे। कुछ अंदरूनी भी मामला थे महंगाई वाले मामलों को लेकर, जिसके ऊपर फौरी तौर पे जो मरकजी बैंक था उसके सदर को तो तब्दील कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद मुजाहरे उनको हवा दी गई और अब वहां पर कोई बड़ी कार्रवाई करने का इरादा अमेरिका रखता है। अमेरिका ने इस हवाले से तंबीह जारी कर दी है। वेनेजुएला पर धावा बोलने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इस इक़दाम की मजम्मत की है, जिस तरह से कोई भी खुद मुख्तार मुल्क मजम्मत करेगा। वेनेजुएला में बैड गवर्नेंस थी, करप्शन थी, स्मगलिंग थी, मनशियात की जो भी मसला था ये उनका अंदरूनी मामला था। उसके लिए आप मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन आप खुद से धौंस के जरिए किसी मुल्क के सरबरा को किडनैप करके अपने मुल्क में ले जाएं, उनके खिलाफ ट्रायल चलाएं और अब अगली जो पेशी है वो मार्च में होनी है मदुरो के खिलाफ। उनकी अहलिया भी इस वक्त हिरासत में है। जो नायब सदर हैं वेनेजुएला की, उनको चार्ज दे दिया गया है और अंदर की जो इस वक्त बगावत है या अंदर की जो जासूसी है जिसने तमाम तर इंफॉर्मेशन दी थी वो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला को डैमेज करने का बायस बनी है और इंतहाई शर्मनाक है कि आपके आर्मी चीफ ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, सदाती गार्ड्स वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो पूरी तरह से फैसिलिटेशन थी, एक एक चीज़ की रिपोर्ट थी कि किस तरह से कार्रवाई करनी है। डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त बैठ के ये मुजाहरा देखते रहे। अब वो ग्रीनलैंड के ऊपर नजरें जमाए बैठे हैं, क्यूबा के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी वहां पे रजीम चेंज की जानी है। तो आप जिस पर मर्जी चढ़ दौड़ें, आपके पास ताकत है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये वही फॉर्मूला है, ये वही माइंडसेट है जो कि नेतन्याहू ने अप्लाई किया फ़लस्तीन के ऊपर। हाँ, सिर्फ एक ऐसा इनका फॉलोअर था जिसने अपनी जो कहते हैं ना जिल्लत आमेज शिकस्त भी खाई, अपनी जो थोड़ी बहुत साख उसकी दुनिया में थी वो भी मिट्टी में मिला दी, पानी फिर गया उसके ऊपर और वो जगह जगह मारा फिर रहा है। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम बात कर रहे हैं भाजपा सरकार की। कवा चला हंस की चाल अपने में भूल गया। तो मोदी जी ने भी कोशिश की थी खुद को ये समझने की कि वो अमेरिका है और हम वेनेजुएला हैं, या फिर ये समझने की कोशिश की थी कि वो फ़लस्तीन वो इजराइल है और हम फ़लस्तीन है, खुदा न खास्ता। तो हर कोई तो पाकिस्तान की तरह इतना स्ट्रेंथन या इतना खुददार या इतना बावकार नहीं है कि वो उस तरह का जवाब दे सके, लेकिन उसूली तौर पे वेनेजुएला को उनकी फोर्सेस को जवाब देना चाहिए था, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। तो जिस तरह सोमालिया में एक बार गलती की थी अमेरिका ने और उसके जवाब में जब सोमालियन फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की को फिर
जान बचा के भागते फिर रहे थे। पाकिस्तानी फोर्सेस को उनकी जान बचाने के लिए अपने वफ्द को भेजना पड़ा और उसके फिर मूवीज़ भी बनी हॉलीवुड की। तो मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क के पास अगर फोर्सेस हैं, वसाइल हैं, हथियार हैं, तो अगर आप उसको अपने दिफा के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपनी सलामती के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो किसी बुजुर्ग ने, किसी सियाने ने कहा है कि लड़ाई के बाद याद आने वाला जो मुक्का होता है या थप्पड़ होता है उसे अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। तो वेनेजुएला के लिए ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है, एक वाज़ेह पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। शिमाली कोरिया की तरफ से नाज़रीन अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तजुर्बा किया जा रहा है एक के बाद एक, और वो ये मैसेज दे रहे हैं अमेरिका को कि भाई इस तरह की गलती या शरारत हमारे साथ ना करना, हम किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए अगर वो किसी के ऊपर भी इस तरह से चढ़ दौड़ता है, जिस तरह से उसने इराक पर किया, जिस तरह से उसने अफगानिस्तान पर किया, जिस तरह से उसने लीबिया पर किया। लीबिया में भी उसे 8 महीने लगे मोहम्मद कज़ाफ़ी की हुकूमत को गिराने या कज़ाफ़ी को गिरफ्तार करने में। तो थोड़ी बहुत तो गैरत दिखानी चाहिए थी। वेनेजुएलियन जो फोर्सेस हैं या जो फौज है या जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर मौजूद है, अगर आप बिल्कुल ही लेट जाएंगे तो दुश्मन तो फिर आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। और यही रविश, यही कानून, अगर यही इस तरह की तौर तरीके अपनाए गए दुनिया की आलमी ताकतों ने, तो फिर ये जंगल का कानून होगा। यहाँ पे कोई किसी की मदद को भी नहीं आएगा और कोई किसी को जवाबदेह भी नहीं ठहराएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सूरत हाल बेहतर हो और जो ज्यादती कर रहा है उसे जवाबदेह बनाया जाए, उसे कटहरे में लाया जाए। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।